हेलो एवरीवन, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा हिस्ट्रियोग्राफी कंप्लीट हो चुका, हमारा डच का आगमन कंप्लीट हो चुका, पुर्तगालियों का हो चुका और हमारा ब्रिटिशर्स का हो चुका अब, और फ्रांसीसी भी हो चुका। आज हमारा एक है डेनिश यानी कि डेनमार्क का भारत आगमन। आज हम ये भी कंप्लीट कर देंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा 18वीं सदी के भारत की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या हुआ था। अगर हम डेनमार्क डेनिश के भारत आगमन की बात करें तो हम इसको लिख लिख के ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा कि मैं लिख लिख के ही चीज़ें करती हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पहले बात यही आ जाएगी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1616। ये लोग फ्रांसीसियों से पहले आ गए थे। डेनमार्क के उस टाइम राजा कौन थे? डेनमार्क के राजा उस टाइम जो डेनमार्क के आपके राजा थे वो थे आपके क्रिश्चियन चतुर्थ। कौन थे? क्रिश्चियन फोर्थ थे, चतुर्थ थे। इन्होंने 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? वही सेम उद्देश्य भाई, भारत में मसालों का व्यापार, अधिक से अधिक लाभ कमाना और एशिया में अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना। तो इन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया भारत की ओर वो लिया था आपका त्राकेम्बर में। कहाँ लिया था? त्राकेम्बार है ना, जो आपका केरला में तंजावुर के पास 1620 ईस्वी में तंजावुर के पास। त्रांकेबर केरल में नहीं है भाई, त्रांकेबर आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तंजावर के पास। ठीक है, जिसको हम तंजौर के नाम से भी जानते हैं। वहां पे ये अपने जहाज को लेकर पहुंचते हैं। यहाँ जो शासक था उस टाइम, यहाँ आपका शासक था रघुनाथ नायक। ये शासक था भाई यहाँ का। इन्होंने क्या किया? 1620 ईस्वी में त्रांकेबार, जो आज का आपका वर्तमान में इसका जो नाम है वो है आपका थारगम बाड़ी। क्या नाम है आज का इसका? थारगम बाड़ी, जो आपके तमिलनाडु में। यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दी और यही डेनिशों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया और डैशबोर्ग किला बनाया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने डेंसबर्ग का किला बनाया। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी। व्यापार डेनिश भारत से, जैसे काली मिर्च, वही सेम चीज़ खरीदते थे जो यूरोपियंस खरीदते थे। फिर बंगाल में इन्होंने प्रवेश कर लिया। दक्षिण भारत में सफलता जब इनको मिल गई तो 1755 ईस्वी, बीच का भी करवाऊंगी मैं आपको, एक बार समझोगी कैसे इन्होंने बंगाल में प्रवेश किया। 1755 ईस्वी में इन्होंने सेरामपुर में अपना अड्डा जमा लिया, जो आज का आपका फ्रेडरिक्स नगर है ना, वहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी बस्ती स्थापित की। यहाँ पे इन्होंने क्या की थी? अपनी दूसरी बस्ती स्थापित की। ठीक है, और ये बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया इनका। भारत से इनकी विदाई कब होती है? 1845 में इनकी विदाई होगी। किन के हाथों हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अपना सब कुछ बेच के और निकल गए थे। तो चलो अब हम इनकी डिटेल करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। देखो, डेनमार्क एक काफ़ी छोटा देश है पर इसका सपना बड़ा था। 16th सेंचुरी के लास्ट टाइम तक यूरोप में भारत की चर्चा हर जगह होने लगी थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र, रेशम, नील और कीमती सामान यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, खूब धन कमाया। फिर डच आए, खूब धन कमाया। अंग्रेज भी आए, खूब धन कमाया। फ्रांसीसी भी पीछे नहीं हटे थे। यूरोप के उत्तर में स्थित एक छोटा सा देश है आपका, कौन सा? डेनमार्क। ये सब कुछ देख रहा था। इसके भी मन में सवाल उठे कि जब दूसरे देश भारत से इतना लाभ कमा रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। लेकिन डेनमार्क की एक समस्या थी, वो पुर्तगाल, आपका इंग्लैंड, नीदरलैंड जितना शक्तिशाली नहीं था। उनकी नौसेना छोटी थी और आर्थिक संसाधन भी सीमित थे। फिर भी उसने जोखिम उठाने का काम किया और जो डेनमार्क का राजा था आपका क्रिश्चियन चतुर्थ ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। राजा ने व्यापारियों से कहा, यदि भारत तक पहुंच गए तो हमारा देश भी समृद्ध हो जाएगा। इसके बाद क्या था? इसके बाद जहाज़ों की तैयारी शुरू हुई। अनुभवी नाविक चुने गए। जहाज़ों में व्यापार के लिए सामान भरा गया और महीनों की समुद्री यात्रा की योजना बनाई गई।
उस समय भारत पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग लंबा और खतरनाक था। बीच बीच में भयंकर तूफान आते थे, कई जहाज रास्ते में डूब जाते थे और समुद्री डाकुओं का भी डर रहता था। फिर भी डेनिश व्यापारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। उनका लक्ष्य साफ था, भारत पहुंचना, किसी भारतीय शासक से व्यापार की अनुमति लेना और एक सुरक्षित व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। इस प्रकार 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत में डेनमार्क के आगमन की निश्चितता तय हुई। तो देखिए, भारत के व्यापार से प्रभावित होकर डेनमार्क ने भारत आने का निर्णय लिया। डेनमार्क यूरोप का छोटा लेकिन एक महत्वाकांक्षी देश था। 1616 में राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि त्रांके बार था आपका तमिलनाडु में, उसकी तलाश में ये भारत में कैसे आए। तो 1616 में जब आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत तक सुरक्षित पहुंचना और व्यापार के लिए जगह प्राप्त करना। उस समय भारत के पश्चिमी तट पर आपके पुर्तगालियों का प्रभाव था। डच और अंग्रेज भी कई बंदरगाह पर पहुंच चुके थे। ऐसे में डेनिश व्यापारियों ने सोचा कि जहां प्रतिस्पर्धा कम हो वहीं से शुरुआत की जाए। तो कई महीनों की समुद्री यात्रा के बाद डेनिश जहाज आपका कहाँ पहुंचता है, आपके कोरोमंडल तट के त्रांके बार में पहुंचता है। यहाँ पहुंचे, आपके दक्षिण पूर्वी तट कोरोमंडल तट पहुंच गए। यह क्षेत्र उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से सूती कपड़ा, रेशम और रंगीन वस्त्र पूरे एशिया में मशहूर थे। तो तंजावुर था, वहाँ के राजा से जो रघुनाथ नायक थे, इन्होंने वहाँ से मुलाकात की और उनको अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। हम आपके राज्य पर अधिकार नहीं चाहते, हम केवल व्यापार करना चाहते हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम यहाँ एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। रघुनाथ नायक ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। उन्हें लगा कि विदेशी व्यापारियों के आने से उनके राज्य की आय बढ़ेगी और समुद्री व्यापार का विस्तार होगा। इसीलिए 1620 में इन्होंने त्रांकेबार, वर्तमान का जो आपका थारंबबाड़ी है, वहां पे व्यापार करने की अनुमति दे दी। यही डेनमार्क की भारत में सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। अब देखो, डेंसबाग किले का निर्माण किया इन्होंने। यहाँ पे किस किले का निर्माण किया था? डेंसबाग का किया था। व्यापार की सुरक्षा के लिए केवल गोदाम बनाना पर्याप्त नहीं था। समुद्री डाकुओं, अपने प्रतिद्वंदी जो यूरोपियन शक्ति थी और संभावित हमलों से बचने के लिए एक मजबूत किले की आवश्यकता थी। तो डेनिशों ने त्रांकेबार में डेंसबर्ग किला बनवाया। ये किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। यहीं से व्यापार का संचालन होता था, माल का भंडार यहीं किया जाता था, सैनिकों की तैनाती यहीं रहती थी, समुद्री जहाजों पर नजर रखी जाती थी और ये भारत में डेनमार्क की शक्ति का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे किले के आसपास बाजार बसने लगे। भारतीय व्यापारी और डेनिश व्यापारी साथ मिलकर व्यापार करने लगे। अब डेनिश क्या खरीदते थे? भारत से ये लोग सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, काली मिर्च, इलायची, नील और अन्य मसाले खरीदते थे। इन वस्तुओं को जहाज के माध्यम से यूरोप में ले जाया जाता था और वहां के कई गुना कीमत पर बिक्री होती थी। लेकिन एक समस्या क्या थी? डेनिशों ने भारत में पहली बस्ती तो बना ली, लेकिन जानते थे कि पुर्तगाली पहले से शक्तिशाली थे, डच समुद्री व्यापार में आगे थे, अंग्रेज लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इसलिए डेनिशों ने युद्ध करने की बजाय शांतिपूर्ण व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल की तरफ इन्होंने अपने कदम बढ़ाए। बंगाल की ओर बढ़ते कदम और डेनिश व्यापार का विस्तार अब हम करेंगे। त्रांकेबार में अपनी पहली बस्ती बसाने के बाद डेनिश व्यापारियों को विश्वास हो गया कि भारत में व्यापार से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि केवल दक्षिण भारत तक सीमित रहने से वे अंग्रेजों और डचों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। उसी समय भारत का बंगाल सबसे समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है और उस दौर में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से दुनिया भर का महीन मलमल, रेशम, सूती कपड़ा, चीनी, नील, नमक, शोरा और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। तो डेनिश व्यापारियों ने सोचा, यदि बंगाल में व्यापारिक केंद्र बन जाए तो हमारा व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। बंगाल में प्रवेश किया तो काफी प्रयासों के बाद डेनिशों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली। वो अनुमति कब मिली? 1755 में मिली। उन्होंने श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक बस्ती बसाई और डेनिशों ने इसका नाम क्या रखा? डेनिशों ने इस बस्ती का नाम रखा था फ्रेडरिक्स नगर। क्या नाम रखा था? फ्रेडरिक्स। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं। क्या नाम रखा था इन्होंने? इन्होंने नाम रखा इसका
फेड्रिक्स नगर। ठीक है, ये नाम रख दिया इसका। ये किसके नाम पे रखा? जो आपके वहां के डेनमार्क के राजा थे, कौन? फ्रेडरिक पंचम। फ्रेडरिक पंचम के नाम पे ये नाम रखा गया था। ये कौन था? ये आपके डेनमार्क का उस टाइम राजा था, इसके सम्मान में ये नाम रखा गया। तो इनके दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? इनके दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो आपका दक्षिण भारत में त्रंकेबार जो आपके तमिलनाडु में था, एक था आपका बंगाल का श्रीरामपुर जो आपके बंगाल में था। ये तो इनका बन गया ईस्ट का प्रमुख केंद्र और ये बन गया इनके साउथ का प्रमुख केंद्र। अब व्यापार का विस्तार कैसे हुआ? श्रीरामपुर से डेनिश व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदते थे, जैसे मलमल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इन वस्तुओं को जहाजों में भरकर यूरोप भेजा जाता था, जहां उनकी कीमत कई गुना अधिक मिलती थी। कुछ वर्षों तक व्यापार अच्छी तक चलता रहा। डेनिशों ने गोदाम बनाए, व्यापारिक कार्यालय खोले और भारतीय व्यापारियों से अच्छे संबंध बनाए, लेकिन सफलता अधिक समय तक क्यों नहीं टिक पाई इनकी? क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई थी। सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से शक्तिशाली हो रही थी, जैसे आपका 1757 का प्लासी का वार था, 1764 का बक्सर का वार था। ऐसे युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण मजबूत हो गया था। दूसरी ओर डेनमार्क की आबादी कम थी, उनकी नौसेना सीमित थी, सेना भी काफी छोटी थी। कंपनी के पास अंग्रेजों जैसी आर्थिक शक्ति भी नहीं थी। जहां अंग्रेज व्यापार के साथ साथ राजनीति और युद्ध का भी सहारा ले रहे थे, वहीं डेनिश मुख्यतः शांतिपूर्ण व्यापार तक सीमित रहे। इस कारण उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। तो डेनिशों ने भारत में बड़े युद्ध नहीं लड़े और ना ही विशाल साम्राज्य बनाने की कोशिश की। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार था और इसी कारण उनका नाम पुर्तगालियों, अंग्रेजों या फ्रांसीसियों जितना प्रसिद्ध नहीं हुआ। परीक्षा में आपके क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि 1755 में श्रीरामपुर बंगाल में डेनिश की बस्ती की स्थापना हुई। श्रीरामपुर का डेनिश नाम क्या था? फेड्रिक्सा नागर था। बंगाल का प्रमुख व्यापार, बंगाल में क्या प्रमुख व्यापार करते थे? मलमल, सूती वस्त्र, रेशम, नील, शोरा और चीनी का। डेनिशों ने युद्ध की अपेक्षा व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के कारण डेनिश व्यापार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर देखो भाई, डेनिशों का पतन और इनकी भारत से विदाई हो गई। अब तक डेनिशों ने भारत में दो व्यापारिक केंद्र खोले थे, 1620 में आपका त्रांबकेश्वर और 1755 में आपका बंगाल में श्रीरामपुर या फेड्रिक्स नगर। कुछ समय तक इनका व्यापार ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां इनके विरुद्ध हो गई। तो 18वीं सेंचुरी का जब मिडिल टाइम आया तो भारत में सबसे बड़ा संघर्ष अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था। तीनों कर्नाटक युद्धों के बाद कर्नाटक युद्ध हुए, इसके बाद अंग्रेज सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बनकर उभरे। इसके बाद अंग्रेजों ने व्यापार ही नहीं बल्कि भारत के बड़े हिस्सों पर राजनीति और सैन्य नियंत्रण भी स्थापित किए। तो डेनिशों के लिए अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया था। और डेनिशों के पतन का कारण क्या था? भाई, छोटा यूरोपीय देश था, सीमित नौसेना थी, आर्थिक कमजोरी थी, अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति थी, केवल व्यापार पर ध्यान था। तो 1845 में क्या होता है? 1845 में डेनमार्क ने अपनी सारी बस्तियां, जो आपकी त्रंकेबार थी, त्रंकेबार होगी और आपकी श्रीरामपुर होगी, ये दोनों बस्तियां किसको बेच दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। कब बेची? 1845 में बेची। ठीक है, और लगभग भारत में 225 वर्षों तक, यानी कि 1620 से लेकर 1845 तक डेनिश अपना अध्याय समाप्त कर चुके थे। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ एक डेंसबर्ग का किला याद रखना। श्रीरामपुर में जैसे इनकी शिक्षा, प्रिंटिंग और मिशनरी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। ये था भाई इनका चैप्टर कंप्लीट। इतना ही आएगा आपके, इससे बाहर आपसे पूछ नहीं सकता। तो एक बार नोट्स को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या था। डेनमार्क व्यापारियों ने भारत में मसालों, विशेषकर काली मिर्च, इलायची, लौंग, वस्त्र व्यापार के उद्देश्य से प्रवेश किया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक
स्थापित किए इन्होंने। डेनमार्क की तुलना में कंपनी काफ़ी छोटी थी, फिर भी उसने दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डेनमार्क के राजा जो क्रिश्चियन चतुर्थ थे उन्होंने की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत आगमन की क्या पृष्ठभूमि थी भाई? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी तो बाद में आए थे, पहले तो डच ही है, डेनिश ही आ गए थे, पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे। डेनमार्क ने अपनी इनसे प्रतिस्पर्धा करने और मसाला और कपड़ा व्यापार में भागीदार बनने का निर्णय किया। तो देखिए इनके व्यापारिक केंद्र 1620 के आसपास हुआ। पहले जैसे त्रांकम्बोर था आपका, उसके पास ही आपका नरसापुर था, और फिर आपका कुंडलूर था। ये सारे वही एरिया थे तमिलनाडु में सारे। तो देखिए जो त्रंकोबोर था डेनिशों का पहला व्यापारिक स्थायी केंद्र था। 20 अगस्त 1620 को डेनिश बेड़ा, ठीक है, यहाँ पहुंचा ओवे गैजेडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ओवे गैजेडे के नेतृत्व में। तंजौर के राजा थे रघुनाथ नायक। इनकी अनुमति लेकर उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया। यह तमिलनाडु तट पर कावेरी नदी का जो पेमियार जिला है उसके मुहाने के पास स्थित है। डेनिशों ने यहाँ फोर्ट डेंसबर्ग का निर्माण किया, ठीक है। डेनिश मिशनरी बायलोमियस सिगेन बालमूथ जो थे आपके, इन्होंने 1706 में ये त्रांकोम्बेर आए थे। त्रांकोबार कौन? डेनिश मिशनरी बार्थोमियस, ठीक है, ये आए भाई। इन्होंने तमिल भाषा सीखी, बाइबल का तमिल में अनुवाद किया और यहाँ मुख्यालय की स्थापना की। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डेनिश की प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? 1620 में त्रांकोम्बार थे, तंजौर से अनुमति लेकर बनाया था, और ये भारत में इनका पहला स्थायी केंद्र था। 1620 में ओवेन ब्रेगल या ओवेन जो आपका गैजेडे था, इसको ओवेन ब्रेगल भी बोलते थे, इसके नेतृत्व में डेनिश यहाँ पहुंचे। 1658 में आपका नरसापुर आंध्र प्रदेश में था, गोदावरी नदी के किनारे स्थापित था। 1670 में आपका कुंडलूर था, ये भी तमिलनाडु में था। तो यहाँ पे इनका हो गया था। फिर नरसापुर देखो 1658 में डेनिशों ने नरसापुर आंध्र प्रदेश में कारखाना स्थापित किया, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कुंडलपुर में 1617 में डेनिशों ने अपना केंद्र स्थापित किया। ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है। और लेकिन जो आपका ये था त्रांकोबोर, ये तमिलनाडु में था, ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में थे। इस चीज़ को याद रखना। ये स्थान फ्रांसीसी केंद्र पांडिचेरी के निकट था। तो देखिए ये इनकी टाइमलाइन है, इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? डेनिश और अंग्रेजों के बीच क्यों कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ? क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी छोटी थी, उनके पास ना तो पर्याप्त सेना थी और ना ही बड़ी नौसेना थी। इसलिए उसने अंग्रेज, फ्रांसीसियों या डचों की तरह राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। ये पहले ही समझ गया था कि तुम उजड़ जाओगे अगर तुम इनके ऊपर कुछ करने चले, ठीक है। तो ये समझदार लोग थे। उनका मुख्य उद्देश्य था केवल व्यापार, ना कि भारत में राजनीति विस्तार करना। क्या डेनिश का किसी से संघर्ष हुआ? हाँ, लेकिन बड़े युद्ध नहीं हुए। पुर्तगालियों और डचों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई थी थोड़ी बहुत। कई बार अंग्रेज भी उनके व्यापार पर दबाव डाला। समुद्री मार्गों पर भी यूरोपीय शक्तियों के कारण कठिनाई आई, और कोई भी बड़ा कर्नाटक युद्ध या प्लासी युद्ध जैसा कोई इन्होंने ऐसा बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। फिर क्वेश्चन आता है डेनिस भारत में सफल क्यों नहीं हुए? भाई कम पूंजी थी, सीमित संसाधन थे, छोटी नौसेना थी, सैनिक शक्ति कमजोर थी। यूरोप में डेनमार्क की सीमित राजनीतिक शक्ति थी। अंग्रेज और डच पहले ही ज़्यादा मजबूत थे और भारतीय शासकों से उन्हें सीमित सहयोग मिला। डेनिशों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? डेनिशों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब 1706 ईस्वी में आपके बार्थोलोमियस जिगेनबाल्ग त्रांकेम्बर पहुंचे, तो उन्होंने तमिल भाषा में बाइबल का पहला अनुवाद किया और दक्षिण भारत में आधुनिक मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के विकास में योगदान दिया। शिक्षा और मिशनरी कार्य शुरू किए। कौन था वो? बार्थोलोमियस जिगेनबाल्गा। डेनिशों ने भारत क्यों छोड़ा? क्योंकि 1845 भाई इनका व्यापार लगातार घटता जा रहा था। प्लासी वॉर हो गया, बक्सर का वॉर हो गया, इसके बाद भाई अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होने लगी थी। अंग्रेजों की सत्ता मजबूत हो गई तो ये नहीं टिक पा रहे थे, तो इन्होंने 1845 में डेनमार्क ने अपनी सारी फैक्ट्रियां किसको बेच दी? अंग्रेजों को बेच दी। क्या डेनिशों ने भारत में शासन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने केवल छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनाए थे। वे कभी भी भारत में राजनीतिक शक्ति नहीं बन सके और उनका मुख्यतः दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। तो देखिए डेनिश व्यापार करने आए, राजनीति से दूर रहे, मिशनरी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। 1845 में अपने भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों को बेचकर चलते बने। तो सबसे ज़्यादा याद रखना आप इनके, एक तो ये बार्थोलोमियस जिगने वाला 1706 में आया था त्रांकेबार,
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बाइबल का पहला अनुवाद किया तमिल में आ जाए ना, तमिल में बाइबल का पहला अनुवाद इन्होंने किया था, तो वो थे आपके बार्थोमियस जिग्नेवाला। ठीक है, 1845 में त्रंकेबार बेच दिया, श्रीरामपुर यानी कि जो आपका फेडरिक नगर था वो बेच दिया था। इन चीज़ों को याद रखना। इसके बाद आपका क्या जाता है, इसके बाद आ गया भाई इनका पतन कैसे हो गया। वही भाई सीमित इनकी क्या थी, आर्थिक संसाधन थे सीमित, नौसैनिक शक्ति का अभाव था, अंग्रेजों का बढ़ता प्रभुत्व था, व्यापार में लगातार गिरावट आ रही थी, डेनमार्क सरकार की उदासीनता और आपके औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हो रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेज सस्ते और अधिक मात्रा में वस्तुएं बनाने लगे। डेनिश व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए तो उनका व्यापार तेजी से कमजोर हो गया। तो एट लास्ट क्या होता है, 1845 के बाद भारत में डेनिश शासन और व्यापार का अंत हो गया और डेनिश भारत में किसी भी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित नहीं हो सका। तो सिर्फ इनके कुछ पॉइंट्स याद रखने के लायक है। कौन कौन से, एक तो 1845 में डेनमार्क ने अपनी सभी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी, जैसे त्रंकेबोर था, श्रीरामपुर था, बालासोर था और अन्य डेनिश अधिकार सारे दे दिए थे। यही था, सिर्फ ये याद रखना आप इसमें। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, भारत में प्रथम बस्ती त्रंकेबार 1620, बंगाल का प्रमुख केंद्र श्रीरामपुर 1755। भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को कब बेची, 1845 में। भारत में डेनिश शासन का अंत कब हो गया, 1845 में। तो आज हमारा पुर्तगालियों का आगमन यानी कि यूरोप का आगमन आज हमारा क्या हो चुका, यूरोपियों का आगमन पूरा हो गया। इसके बाद हम आएंगे अब हमारे भारत पे। 18वीं सदी में हमारा भारत कैसे था, कैसे क्षेत्रीय विस्तार हुआ, कैसे छोटे छोटे आपके सामंत राजा बने, शासक बने, खुद को स्वतंत्र घोषित किया। अब हम बात करेंगे इन सब की। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।